अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकराइड्स एंड देयर टाइप्स और एसिमेट्रिक सेंटर्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफ़ाइन करें तो कार्बो का वर्ड हमने लिया कार्बन से और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफ़ाइन करते हैं एज हाइड्रेटेड कार्बन या फिर इस तरह के कार्बन जिसके साथ वाटर मालिक्यूल्स अटैच हों, या दूसरे लफ्ज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और केटोन्स। पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सल यानी ये OH ग्रुप्स, और एल्डिहाइड या केटोन ग्रुप साथ में अटैच हो। अब ये एल्डिहाइड और केटोन ये दोनों कार्बोनाइल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास होता है C+O। अब ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप और इसके अंदर ही एल्डिहाइड और केटोन है। अगर इसका हम एल्डिहाइड बनाना चाहेंगे तो एल्डिहाइड में क्या होगा कि एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होती है और दूसरी साइड पे अल्काइल चेन या फिर कार्बन की जो चेन है वो मौजूद होती है। इसी तरह कीटोन में क्या होता है कि कीटोन में दोनों साइड्स पे ही अल्काइल चेन या फिर कार्बन चेन जो है वो मौजूद होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक एल्डिहाइड या फिर एक केटोन ग्रुप मौजूद होगा और काफ़ी सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप कार्बन एटम्स के साथ अटैच होंगे। या फिर इस तरह के सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, यानी वाटर के साथ मिलने से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या केटोन्स को यील्ड करें तो उन सब्सटेंसेस को फिर भी हम कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला CH2ON, यानी कि ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमें सल्फ़र, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन भी देखने को मिलती है। अब हम अगर कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को देखें तो 3 मेजर क्लासेस हैं। मोनोसैकराइड्स, मोनो मीन्स 1, यानी मोनोसैकराइड्स के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट का एक यूनिट देखने को मिलेगा। ओलिगोसैकराइड्स में हमें काफ़ी सारे यूनिट्स देखने को मिलेंगे, यानी 2 से ज़्यादा और 20 से कम। और अगर 20 से भी ज़्यादा मोनोसैकराइड्स के यूनिट्स प्रेजेंट है तो फिर इनको हम पॉलीसैकराइड का नाम देंगे। सैकराइड का वर्ड हमने ड्राइव किया सैकरोन से, जिसका मतलब होता है शुगर। अब जैसे आप जानते हैं कि हर साल जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो प्लांट्स हैं वो 100 बिलियन ऑफ मैट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑफ कोर्स सेलुलोज और दूसरी प्लांट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट की जब ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बोहाइड्रेट से, तो क्या होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यील्डिंग जो है वो पाथवे है और इसी रिएक्शन से जो है वो ज़्यादातर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमंस हैं उनके अंदर जो है वो एनर्जी बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल और प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल वाल, बैक्टीरिया की सेल वाल के अंदर और प्लांट्स की सेल वाल के अंदर भी, और इसी तरह एनिमल्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। ये स्केलेटल जॉइंट्स को लुब्रिकेट करेंगे। लुब्रिकेट करने का मतलब कि स्केलेटल जॉइंट्स के दरमियान में, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 2 जॉइंट्स, तो इनके दरमियान जो है ये प्रेजेंट होंगे ताकि इनके दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सके। और इसी तरह सेल टू सेल रिकॉग्निशन, यानी एक सेल ने दूसरे सेल को आइडेंटिफाई करना है तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और एडहेजन मतलब उनकी अटैचमेंट के अंदर भी। अब ग्लाइको कॉन्जुगेट्स, हमें पता है ग्लाइको कॉन्जुगेट्स अगर कार्बोहाइड्रेट किसी और मालिक्यूल जैसे कि लिपिड या प्रोटीन के साथ मिला हुआ है तो फिर इसको हम ग्लाइको कॉन्जुगेट का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास सिग्नल्स के तौर पे एक्ट करते हैं ताकि इन हाइब्रिड मालिक्यूल्स की मेटाबॉलिक फेट को डिटरमिन किया जा सके। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मोनोसैकराइड्स और इनके टाइप्स। अब मोनोसैकराइड्स ऑफ कोर्स हमारे पास एल्डिहाइड वाले भी हो सकते हैं और केटोन वाले भी हो सकते हैं, और इनमें 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ये दोनों हमारे पास 6 कार्बन शुगर हैं और इनके साथ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब ज़्यादातर इनके जो कार्बन एटम्स हैं वो कायरल सेंटर्स होते हैं या फिर वो एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर होने का मतलब कि इनके जो 4 ग्रुप्स अटैच होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे डिफरेंट होते हैं और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टीरियो आइसोमर्स को जो है वो बनाते हैं। आइसोमर हमें पता है इस तरह के हम 2 मालिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है और जिनका केमिकल फार्मूला जो है वो सेम होता है, मतलब कि उनमें एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। और स्टीरियो आइसोमर्स हम इस तरह के 2 कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा लेकिन वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे। ठीक है,
अब ये जो स्टीरियो आइसोमर का प्रोसेस है ये बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंजाइम्स हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। मतलब एक इंजाइम ने जिस एक स्टीरियो आइसोमर के ऊपर रिएक्ट करना है या उसको जो है वो सबस्ट्रेट को लेके प्रोडक्ट बनाना है, वो किसी और के ऊपर जो है वो एक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टीरियो आइसोमर के दो फॉर्म है जी, एक डी फॉर्म है और एक हमारे पास है एल फॉर्म। अब इंजाइम ने क्या है, इंजाइम ने डी फॉर्म के ऊपर रिएक्ट करना है, यानी डी फॉर्म ही उसकी एक्टिव साइट के अंदर फिट हो सकती है, तो इंजाइम जो है वो उसको 3 टाइम्स इस डी फॉर्म को ज़्यादा प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू एल फॉर्म। अब मोनोसैकेराइड्स हमारे पास जो है ये कलरलेस होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो कि वाटर के अंदर जो है वो फ्रीली सोल्यूबल होंगे, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर मतलब इस तरह का सॉल्वेंट जिनके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एंड्स या नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स प्रेजेंट नहीं होती, उनके अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे। अब ज़्यादातर जो मोनोसैकेराइड्स हैं इनके पास जो कार्बन चेन होती है वो अनब्रांच्ड होती है, और इसी कार्बन चेन के साथ ऑफ कोर्स हर कार्बन के साथ ऑलमोस्ट एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि होल चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन होती है जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है, यानी कि सारी के सारी कार्बन, जैसे आप यहाँ पे ये सिंपलेस्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड है हमारे पास, तो आप ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर देख रहे हैं कि सारी की सारी कार्बन के दरमियान आपस में सिंगल बॉन्ड मौजूद है। सिर्फ एक ही कार्बन हमारे पास ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड होती है। ठीक है, और ये हमारे पास एल्डो ट्राइओज है, तो एल्डिहाइड के केस में क्या होगा कि ये टर्मिनल कार्बन होगी, मतलब सबसे ऊपर वाले कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी। और कीटोन के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास कीटो ट्राइओज है, तो कीटोनिक ग्रुप में क्या होगा कि टर्मिनल कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड नहीं बनाएगी ऑक्सीजन के साथ, बल्कि टर्मिनल से नीचे वाले कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी, और बाकी सारी कार्बन के दरमियान आपस में क्या है, सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। अब ये दोनों ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन ये हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट या फिर सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स हैं, और हमें पता है इन दोनों के अंदर 3 कार्बन मौजूद हैं, इसी वजह से इन दोनों को हम ट्राइओजिस का नाम दे रहे हैं। अब इसके अंदर जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, तो इसको हमने एल्डो ट्राइओज या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड का नाम दे दिया है। इसके अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद है, तो ऑफकोर्स भाई इसको हमने कीटो ट्राइओज या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का नाम दे दिया है। इसी तरह जो बाकी मोनोसैकेराइड्स है जिनके अंदर 4, 5 और 6 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे, उनको फिर हम अकॉर्डिंगली नेम कर देंगे। जैसे कि 4 वाली को ज़रा देखें आप क्या नेम करेंगे, ऑफकोर्स उसको हम बोलेंगे टेट्रोज, 5 वाली को हम बोलेंगे पेंटोज और 6 वाली को हेक्सोज। इसी तरह अगर हमारे पास 4 वाली के अंदर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, तो फिर इसको हम एल्डो टेट्रोज बोलेंगे। 5 वाले में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो पेंटोज, 6 वाली को फिर एल्डो हेक्सोज। और अगर कीटोन ग्रुप को हमने करना है तो फिर इसको हम क्या करेंगे, 4 वाली को कीटो टेट्रोज बोलेंगे, 5 वाली को क्या करेंगे, कीटो पेंटोज बोलेंगे, और 6 वाली को कीटो हेक्सोज बोलेंगे। तो इस तरह इनके फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से जो है इनको हम, और इनके अंदर मौजूद कार्बन एटम्स के लिहाज से इनको हम नेम दे सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे शो किया गया है आपको, ये हमारे पास है डी ग्लूकोज और ये है डी फ्रुक्टोज। अब इनके साथ डी क्यों यूज़ हुआ है इसको भी अभी हम स्टडी करेंगे। अब ये हमारे पास है डी ग्लूकोज में अब हमें पता जो है कार्बन जो है वो 6 इन नंबर होते हैं, और ये इसके अंदर जो है जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये टर्मिनल कार्बन के साथ ऑक्सीजन ग्रुप मौजूद है, तो इसका मतलब है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये हमारे पास है एल्डो हेक्सोज, और दूसरी डी फ्रुक्टोज ये हमारे पास है कीटो हेक्सोज। अब इसमें क्या है जी कि टर्मिनल कार्बन के साथ नहीं बल्कि नीचे वाली कार्बन के साथ ऑक्सीजन ग्रुप मौजूद है, तो ऑफकोर्स ये कीटोन ग्रुप है, तो ये हमारे पास है कीटो हेक्सोज। अब ये जो दोनों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं, ये ऑफकोर्स फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है ये बनती हैं। इसी तरह अगर हम नीचे वाली शुगर्स को देखें तो नीचे ये हमारे पास है डी राइबोज और दूसरी तरफ है 2-डिऑक्सी डी राइबोज। अब ये जो राइबोज है ये एल्डोपेंटोज है, मतलब इसके अंदर 5 जो है ये कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, और दूसरी तरफ है एल्डोपेंटोज या ऑफकोर्स ये भी, और यह है 2-डिऑक्सी डी राइबोज, यानी जो 2 वाली हमारे पास कार्बन है वो डीऑक्सी यानी वहाँ से एक ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव किया गया है। और ये अब ये दोनों हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है ये मौजूद होती है, मतलब डीएनए और आरएनए के अंदर मौजूद होती हैं। तो जैसा कि आपने डीएनए और आरएनए के केस के अंदर पढ़ा था कि इनमें क्या है जी, पेंटोज शुगर जो है वो मौजूद होती है, और ऑफकोर्स आपको ये भी पता है कि जो पेंटोज शुगर होती है वो राइबोज होती है। अब राइबोज का अगर हम स्टीरियो आइसोमर देखें तो ये हमारे पास डी राइबोज होती है। डी राइबोज जो है ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट होगी, और जो डी ऑक्सी राइबोज होती है मतलब 2-डिऑक्सी डी राइबोज है ये हमारे पास
डीएनए के अंदर जो है वो मौजूद होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोसैकेराइड्स हैव एसिमेट्रिक सेंटर, जैसे कि हमने बोला है कायरल कार्बन्स या फिर एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो मोनोसैकेराइड्स के अंदर मौजूद होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये वाहिद मोनोसैकेराइड है जिसके अंदर कोई भी कायरल कार्बन जो है वो मौजूद नहीं होती। बाकी सबके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन जो है वो मौजूद होगी। और ऑफकोर्स ये जो है या दो से ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अब ये हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, हमें पता है जी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद होती है। जैसे आप यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड के फॉर्मूले को देख रहे हैं, ये हमारे पास है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर बॉल एंड स्टिक मॉडल को देखें तो बॉल एंड स्टिक मॉडल जो है वो ये एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ जो है वो एटम्स को जाहिर करता है। अब ये हमारे पास है बॉल एंड स्टिक मॉडल, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास है इसकी एक फॉर्म, लेट्स से कि ये हमारे पास जो है ये डी फॉर्म है, तो दूसरी इसकी जो मिरर इमेज है वो हमारे पास है एल फॉर्म। डी फॉर्म हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो फॉर्म को या इस तरह की फॉर्म को जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट हैंड पे प्रेजेंट हो। और दूसरी हमारे पास होती है एल फॉर्म या फिर लेवो फॉर्म, और एल फॉर्म ऐसी फॉर्म को बोलते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट हो। ये हमारे पास है बॉल एंड स्टिक मॉडल। और इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट को, तो ये हमारे पास है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या है हमारे पास, जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लान्स होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लान्स हमारे पास टुवर्ड दी रीडर जो है ये प्रोजेक्ट करते हैं पेपर से बाहर, क्योंकि भाई ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो 3D स्ट्रक्चर को अगर हमने पेपर पर रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारे पास जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लान्स ये हमारे पास पेपर से आउट टुवर्ड दी रीडर प्रोजेक्ट करेंगे। और जो वर्टिकल प्लान है, वर्टिकल प्लान हमारे पास जो है वो पेपर की बिहाइंड यानी पेपर के पीछे जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास है डीग्लिसरॉल्डिहाइड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये राइट साइड पर प्रेजेंट है, और दूसरा है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है। इसी तरह पर्सपेक्टिव फार्मूला में भी आप देखें तो पर्सपेक्टिव फार्मूला में भी ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से जो है वो इसको जाहिर किया गया है। पर्सपेक्टिव फार्मूले में हमारे पास जो लाइन का बोल्ड एंड है वो हमारे पास जो है वो पेपर से बाहर जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बाकी हमारे पास जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनकी एल और डी फॉर्म्स को। तो इसमें हम ये हमारे पास जो 3 कार्बन यहाँ पे जो सिंपलेस्ट हमारे पास मोनोसैकेराइड है डीग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको हम एज अ रेफरेंस लेते हैं। तो जैसे इस रेफरेंस के अंदर हमें पता है भाई ये हमारे पास अगर ये राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये डीग्लिसरॉल्डिहाइड है, और ये हमारे पास है ऐसी कार्बन जो कि इस कार्बोनाइल कार्बन से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ऑफ कोर्स भाई इस डीग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि इसमें तो टोटली 3 कार्बन एटम है। तो जब हम बाकियों के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हम इस टर्मिनल कार्बन को देखेंगे कि इस टर्मिनल कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कन्फिग्रेशन क्या है। तो ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास राइट साइड पे प्रेजेंट है 4 कार्बन एटम, तो इसको फिर हम डी एरेथ्रोस का नाम देंगे। और इसमें क्या है कि इसमें भी राइट साइड पे ही प्रेजेंट है, लेकिन क्या है कि ऊपर जो है ये कन्फिग्रेशन चेंज हो गई है। तो इसकी बेस पे कि भाई अब इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, तो इसको क्यों ना हम एल फॉर्म बोल दें। इसको हम एल फॉर्म नहीं बोल सकते क्योंकि हमने डीग्लिसरॉल्डिहाइड को एज अ रेफरेंस यूज़ किया है। तो नीचे वाली कार्बन का आप देखेंगे तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, तो इसको फिर हम D3O का नाम देंगे। इसी तरह 5 कार्बन एटम्स में देखें तो ये हमारे पास है डी राइबोस, नेक्स्ट हमारे पास है डी अरेबिनोस। तो इसमें आप देखें स्ट्रक्चर के डिफरेंस को भी देख सकते हैं कि ये डी राइबोस के अंदर क्या है कि सारी की सारी कार्बन आइटम्स के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है वो राइट साइड पे प्रेजेंट है। लेकिन डी एबिनोस में देखें तो डी एबिनोस के अंदर जो सेकंड कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है वो हमारे पास मूव कर गया, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो उलट साइड पे चला गया है, वो लेफ्ट साइड पे चला गया, और हाइड्रोजन जो है वो राइट साइड पे प्रेजेंट है। यहाँ पर जो हम मोनोसैकेराइड्स को देख रहे हैं ये सारी की सारी आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एल्डिहाइड फॉर्म्स है। अभी हम केटोनिक फॉर्म्स की बात नहीं कर रहे। और अगर नंबरिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इस कार्बोनाइल कार्बन से। मतलब ये हमारे पास है कार्बन नंबर 1, इसके बाद आएगी 2, 3 और 4, इस तरह हम इनको नंबर करते हैं जी। नेक्स्ट अगर आगे हम डी ज़ाइलोलोस पे मूव करें तो डी ज़ाइलोलोस में भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 के अराउंड जो है वो कन्फिग्रेशन चेंज हो गई है। लेकिन ऑफ कोर्स ये हमारे पास डी फॉर्म ही है, क्योंकि जो रेफरेंस ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन पे हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड पे ही प्रेजेंट है। इसी तरह अगर हम देखें आगे डी लाइजोस
तो डी लाइजोस में जो है ये सिर्फ लास्ट वाला ही डी फॉर्म हमारे पास दे रहा है, जो ऊपर वाले दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो एल साइड पे या फिर जो लेफ्ट साइड है उस साइड पे प्रेजेंट है। अगर 6 कार्बन एटम्स वाली शुगर्स को देखें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास डी एलोस। तो डी एलोस में देखें कि ये सारे के सारे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो हमारे पास राइट साइड पर प्रेजेंट हैं। डी अल्ट्रोस को देखें तो डी अल्ट्रोस में कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो कन्फिग्रेशन चेंज है। डी ग्लूकोज को देखें तो डी ग्लूकोज में जी हमारे पास ये जो कार्बन नंबर 3 है इसके ऊपर कन्फिग्रेशन चेंज है। और डी मेनोस को देखें तो डी मेनोस में इन दोनों के ऊपर ही कन्फिग्रेशन जो है ये चेंज हो गई है। तो डी मेनोस में हमारे पास जो है ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे जो है वही कन्फिग्रेशन का जो है वो डिफरेंस है। और डी ग्लूकोज को देखें तो इस तरह इसमें भी जो है ये आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। और इसमें आपको ये सारे के सारे फार्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं, इसमें आप कोई से दो जो हैं ये फार्मूलाज को आप पिक कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम केटोनिक फॉर्म्स की बात करें तो केटोनिक फॉर्म्स में हमारे पास एक डिफरेंस है कि इसके हम नेम को UL जो है ये इंसर्ट करके नेम देते हैं। मतलब डी एरेथ्रोस की अगर हमने केटोनिक फॉर्म को जाहिर करना है तो फिर इसको हम डी एरेथ्रोलोस का नाम देंगे। अब जैसे आप 4 कार्बन वाली को देख सकते हैं, अब जी हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है इसमें तो कोई कायरल कार्बन मौजूद ही नहीं है, तो इसका कोई भी डी या एल फॉर्म नहीं होगी, इसको सिंपली हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ही बोलेंगे। और 4 कार्बन वाली हमारे पास है ये जी डी एरेथ्रोज, और इसको भी ऑफ कोर्स हमने फिर कंपेयर किया उसी से यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड से ही इसको कंपेयर किया है। 5 कार्बन वाली देखें तो ये हमारे पास है डी राइबोलोज। अब राइबोलोज ऑफ कोर्स राइबोलोज और डी राइबोस में यही मेन डिफरेंस है कि इसके अंदर केटोनिक ग्रुप मौजूद है और डी राइबोस के अंदर दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप जो था ये मौजूद था। इनमें जो मेन डिफरेंस है ये हमारे पास यही है, बाकी इनका जो फॉर्मूला है वो आपको सेम ही नज़र आएगा। अब ज़्यादातर हमारे पास जो शुगर्स है ये डी फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एल अरेबिनोज है जो कि नेचुरली हमारे पास एल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एपीमर्स क्या होते हैं। तो एपीमर्स हमारे पास इस तरह के कंपाउंड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जो है ये कन्फिग्रेशन में डिफ़र करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डी ग्लूकोज और डी मेनोज के फॉर्मूला को कंपेयर करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन 2 के अराउंड कन्फिग्रेशन में डिफ़र करें। जैसे आप देख सकते हैं कि कार्बन 2 के अराउंड यहाँ पे हाइड्रोक्सल जो है ग्लूकोज के अंदर राइट साइड पे है और मेनोज के अंदर लेफ़्ट साइड पे है। और अगर बाकी कन्फिग्रेशन का आप कंपेयर करें तो बाकी कन्फिग्रेशन बिल्कुल सेम है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एपीमर्स का नाम देते हैं। तो हमारे पास ये डी ग्लूकोज और डी मेनोज जो है ये आपस में एपीमर्स हैं C2 पे। इसी तरह अगर हम डी ग्लूकोज को डी गैलेक्टोज से कंपेयर करें तो ये हमारे पास जी C4 पे एपीमर्स हैं। यानी कि इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ C4 के अराउंड जो है ये कन्फिग्रेशन डिफ़र कर रही है और बाकी ग्लूकोज और गैलेक्टोज की जो सारी के सारी कन्फिग्रेशन है वो बिल्कुल सेम है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।